स्मोकिंग पेव्स द वे टू हार्ट ड्रग। मतलब अगर हम बात करें जब हम तंबाकू को लेते हैं तो भाई तंबाकू के लेने से हमको क्या क्या कारण हो सकते हैं, है ना, हमको कौन सा कैंसर हो सकता है। तो क्योंकि तंबाकू में क्या होता है, निकोटीन होता है, तो उसी की बात करने वाले हैं। तो देखेंगे कि जब हम तंबाकू को लेते हैं, जब हम स्मोकिंग करते हैं, तो इससे हमारी बॉडी में क्या क्या कंडीशंस अप्लाई होती है उसको देखते हैं। जैसे अगर हम इनटेक ऑफ तंबाकू, तो या तो हम तंबाकू को स्मोक के द्वारा धुआं उड़ाएंगे, भाई सिगरेट पिएंगे, है ना, उसके बाद या तो हम तंबाकू को चबाएंगे गुटखे के मीडियम से, या फिर अगर हम तंबाकू की बात करें तो स्नफ, है ना। स्नफ क्या होता है पता है, नहीं समझते हो। अगर हम तंबाकू देखो, तंबाकू को अपन किस किस वे में लेते हैं, तंबाकू को हमने किस किस वे में लिया, एक तो हमने क्या लिया भाई चबाने के रूप में, और दूसरा बात क्या लिया अपन ने स्मोकिंग के रूप में, और तीसरा हम कैसे लेते हैं अब तंबाकू, और उसको स्नॉट भी तो कर सकते हैं अपन, है ना। मतलब आपने देखा होगा कि जो हम गांजा पी रहे हैं तो उसमें भी तो कहीं ना कहीं अलग सब्सटेंस हो, उसमें भी तो कहीं ना कहीं निकोटीन रहेगा, तो उसको हम स्नॉफिक के मीडियम से भी, है ना, तो ये भी अलग उसका रीजन हो जाएगा। एंड केमिकल सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस क्या रहेगा इसमें, निकोटीन और एल्कोहल, इसमें केमिकल क्या है, निकोटीन और एल्कोहल। अगर हम एक्शन ऑफ निकोटीन की बात करें कि जो हम तंबाकू से जो हमको निकोटीन मिला ये कहाँ पे एक्शन करता है, तो उसको देखते हैं। तो ये एक्शन करेगा आपका स्टिमुलेंट एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज ऑफ एड्रिनल एंड नॉन एड्रिनल एंड टू द ब्लड सर्कुलेशन। हमारी किडनी के ऊपर एक ग्लैंड रहती है, तो उसी को बोलते हैं अपन एड्रिनल ग्लैंड। तो ये तंबाकू का जो निकोटीन रहता है तो उस ग्लैंड में जाता है और उस ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, और वहां से जो हार्मोन्स निकलेगा तो उसी को बोलते हैं अपन एड्रिनलिन हार्मोन्स या एपिनेफ्रिन। और ये हार्मोन्स क्या कराते हैं, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देते हैं, हमारे हार्ट बीट को बढ़ा देते हैं। इसीलिए जो तंबाकू जो स्मोकिंग करता है उस पर्सन बोलता है हमको सिगरेट पीने से हमको एनर्जी आती है। अरे भाई तुझे एनर्जी वगैरह कुछ नहीं आती है। ये तो क्या होता है कि जब हमारा हार्मोन्स निकलता है तो हमारे ब्लड प्रेशर को थोड़ा सा बढ़ा देता है, तो उसकी वजह से हमको लगता है कि हमको एनर्जी आ रही है, लेकिन एक्चुअल में किसने बढ़ाया, हार्मोन्स ने, इमरजेंसी हार्मोन, है ना। तो इमरजेंसी हार्मोन्स इमरजेंसी सिचुएशन में निकलते हैं, है ना, ऐसे हार्मोन्स को अपन इमरजेंसी हार्मोन्स कहते हैं। तो इसी की वजह से हमारी बॉडी में थोड़ा सा ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और हमको थोड़ा सा स्फूर्ति आ जाती है ना, बहुत एनर्जी। अच्छा लोग बाग यहाँ तो बहुत मैंने देखा, यहाँ तो गर्ल्स भी सिगरेट पिएंगे और साथ में चाय के साथ सिगरेट पीती हैं, है ना। यहाँ पर देखना विजयनगर की आगे वैली साइड, तो वहाँ पर तो बहुत ज्यादा गर्ल्स बॉयज सब कुछ मिक्स है ना। तो ये चलता है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं वो भी अपनी एनर्जी को बूस्ट अप कर रही है ना, इंक्रीज कर रही है। इफेक्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब इसका हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर क्या इफेक्ट है, क्योंकि जो हम तंबाकू ले रहे हैं तो ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर क्या इफेक्ट करती है। तो इंक्रीज कार्बन मोनोऑक्साइड इन ब्लड, हमारे अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा को ये बढ़ा देता है, कौन, निकोटीन। अच्छा कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, ये रिड्यूस करेगा कंसंट्रेशन ऑफ इनबाउंड ऑक्सीजन एंड कॉज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन द बॉडी। देखो क्या होता है कि हमारी बॉडी में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, लेकिन जब हमने तंबाकू यूज की है तो ये क्या करता है, जो निकोटीन रहता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ता है, उससे क्या बनाएगा, CO बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन था उसको हटा दिया तो एक ऑक्सीजन बचा, तो मतलब CO कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा, हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन रहता तो उसको उससे बाउंड हो जाता है ये, और ऑक्सीजन की कंपैरिजन में ये बहुत जल्दी बाउंड होता है। और अगर ये हमारी बॉडी में बाउंड होता जाएगा तो आप खुद बताओ भाई, हीमोग्लोबिन से बाउंड कौन रहेगा, आपका ऑक्सीजन, लेकिन उसने ऑक्सीजन को बाउंड नहीं करने दिया, कौन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये बाउंड हो जाएगा। तो इससे धीरे धीरे क्या हो जाएगी, आपको ऑक्सीजन की हमारी बॉडी में कमी आ जाएगी, और कमी आ जाएगी तो सांस लेने में क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम। तो यही है देखो कि इसकी वजह से फिर आपको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और सांस डिफिकल्टी टू ब्रीथिंग इन आवर बॉडी, तो ये हो जाएगा। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया ना, कि ये क्या करता है, निकोटीन क्या करता है, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, हमारे हार्ट रेट को क्या कर देता है भाई, बढ़ा देता है। कॉमन डिजीज देखो, निकोटीन या सिगरेट स्मोकिंग करने से ब्रोंकाइटिस होता है, एम्फाइसीमा होता है। अच्छा ब्रोंकाइटिस का मतलब, तो आइटिस का मतलब होता है स्वेलिंग, तो ब्रोंकस में स्वेलिंग को आना ये बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। अगर हम बात करें एम्फाइसीमा, तो एम्फाइसीमा इज अ डिसीज दैट्स कॉज्ड बाय द स्मोकिंग ऑफ सिगरेट, मतलब सिगरेट स्मोकिंग से होता है अपन को क्या, एम्फाइसीमा, है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो आपका एल्वुलर वॉल होती है तो वो क्या होती है, डैमेज हो जाती है, तो उसी को बोलते हैं एम्फाइसीमा। फिर कोरोनरी हार्ट डिसीज, ये भी मैंने 11 ये सारे 11 के हैं। CAD का मतलब होता है, इसी को बोलते हैं CAD, कोरोनरी आर्टरी डिसीज। मतलब इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे हार्ट में एक आर्टरी होती है तो उसका नाम क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी।
हमारे हार्ट में एक आर्टरी होती है, उसका नाम क्या होता है? कोरोनरी आर्टरी। तो कोरोनरी आर्टरी क्या होती है? इसमें आपका जो ब्लड है फ्लो करता है पूरे हार्ट तक, लेकिन कभी कभार इस आर्टरी में स्वेलिंग आ गई और इसमें कैल्शियम और फैट और कोलेस्ट्रॉल ये डिपोजिशन होने लगता है। तो आर्टरी जैसे ये था, अब ये क्या हो जाएगी? थोड़ा सा स्प्रेड है, लेकिन जब ये डिपोजिट हो जाती है तो ये नैरो हो जाती है, और नैरो हो जाएगी तो आपका ब्लड अच्छे से सर्कुलेट नहीं हो पाएगा, और नहीं होगा ये किसकी वजह से नहीं होगा? सिगरेट स्मोकिंग की वजह से। तो इसलिए ऐसे पर्सन को जल्दी हार्ट अटैक भी आता है ना, क्योंकि सीएडी हो गया भाई, उसी की वजह से वो मर गया। बोलता है यार ये तो इतना अच्छा था, चला गया। अरे चला कुछ नहीं है, उसके गुण बहुत अच्छे थे, अंदर से सिगरेट रोज पी रहा था वो, है ना। तो ये उसका कारण था ये। फिर गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर की बात करें तो हमारे पेट में छाले हो जाना। गैस्ट्रिक कहें तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी, और पेट में छाले हो जाते हैं तो उसी को बोलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं। ओरल कैविटी, ओरल कैविटी तो उसको बोलते हैं माउथ कैंसर। आपने देखा होगा कि माउथ के अंदर ये कैंसर हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं ओरल कैविटी। फिर रिस्क ऑफ कैंसर, अच्छा इसने ये बताया कि भाई रिस्क ऑफ कैंसर कहाँ? माउथ कैंसर हो सकता है, गले का कैंसर भी हो सकता है, थ्रोट कैंसर एंड लंग्स का भी कैंसर हो सकता है, और यूरिनरी ब्लैडर का भी कैंसर हो सकता है ना। तो ये तरह तरह की कैंसर, यूट्रस कैंसर भी हो सकता है। तो ये तरह तरह की कैंसर है आपके इसमें। फिर तंबाकू हैज बीन यूज्ड बाय ह्यूमन फॉर मोर देन 400 ईयर। तो इसका यूज हम आज से नहीं कर रहे हैं, 400 साल पहले से कर रहे हैं, है ना। तो ये हो जाएगा। फिर इसके बाद देखते हैं कि भाई जो हम ड्रग्स लेते हैं तो इनका हमारे पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम लोग तो एडल्ट हैं, हम लोग तो एडोलसेंस हैं। आप अभी कौन सी एज में हो? एडोलसेंस में। एडोलसेंस वो एज होती है, इसी को बोलते कि नॉर्मली जो 12 से लेकर 18 तक का जो टाइम होता है, इसी को बोलते हैं टीनेजर्स, है ना। एडोलसेंस जो आपकी एज हो, यौवनरम, है ना, ये युवावस्था, तो ये आपकी जो एज है। तो यही बताना कि भाई आपकी एज में कैसे कैसे ये लोग नशे करते हैं, तो उसी को बताना है। तो लिखा ना एडोलसेंस एंड ड्रग्स अल्कोहल अब्यूजेस। अब हम बात करते हैं एडोलसेंस की। तो एडोलसेंस मींस बोथ पीरियड एंड प्रोसेस ड्यूरिंग व्हिच चाइल्ड मैच्योर इन टर्म ऑफ हिज एंड हर। अच्छा, हिज और हर, लड़का लड़की दोनों के लिए कहा है। एटीट्यूड एंड बिलीफ फॉर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। अच्छा, आपने देखा होगा कि हम में शुरू में एटीट्यूड नहीं होता है, लेकिन जैसे ही हम इस एज में आते हैं तो हमको ये होता है कि भाई हमारे अंदर एटीट्यूड हो जाता है, हम किसी कलेक्टर से थोड़ा ना कम है ना। हम तो भाई अपने आप में मगन रहते हैं। तो हमारे अंदर पहले एटीट्यूड नहीं था। पहले अगर किसी ने कुछ कह दिया कोई दिक्कत नहीं, अगर आज टीचर ने बेइज्जती कर दी तो सर टीचर ने मेरी बेइज्जती क्यों की, उसने मेरे को गधा क्यों बोला, मैं तो गधा हुई नहीं, है ना। तो ये हमारे अंदर एटीट्यूड हो जाता है। क्यों? तो ये आपकी गलती नहीं है, ये हमारे सिस्टम, क्योंकि हमारे अंदर हाइपोथैलेमस है, और जैसे जैसे हम बढ़ते तो हमारे अंदर हमको एक सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए। भाई अपने गर्लफ्रेंड ने हमको ये बुरा भला क्यों कहा, नहीं करना इससे बात, है ना। तो हमको एक सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जैसे ही बढ़ते हैं तो हमारे अंदर हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और उसी की वजह से हमको सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, है ना। हमको एटीट्यूड आता है ना। तो ये सारा डिफरेंस है इसकी वजह से, एडोलसेंस की वजह से। फिर उसके बाद अगर हम बात करें एडोलसेंस, तो एडोलसेंस इज अ ब्रिज, एडोलसेंस इज अ ब्रिज लिंकिंग चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। मतलब जब हम छोटे रहते हैं, मतलब शुरुआत से लेकर 8 तक, और इसके बाद हम जब एडल्टहुड का तो बड़े बन जाते हैं। जैसे कि अपन 20 से लेकर 25 तक, तो यहाँ पर 10 से लेकर 20 साल के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन है, तो उसी को अपन ने क्या बोला? एडोलसेंस। मतलब चाइल्डहुड और एडल्टहुड की जो बीच की कंडीशन है, तो उसी को अपन ने क्या बोला? एडोलसेंस, जो आपकी अवस्था है अभी। फिर लिखा भी इसमें इट इज अ पीरियड बिटवीन द 12 to 18 ईयर ऑफ एज। तो 12 से 18 साल के जो बच्चे होते हैं, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा? एडोलसेंस बोलते हैं। एंड vulnerable phase of mental and physiological development of the individuals। तो इसमें इस एज में हमारा मेंटल डेवलपमेंट भी होता है और फिजियोलॉजिकल भी होता है। भाई हम 5वीं क्लास में तो बहुत गधे थे, क्योंकि हमारा मेंटल जो ये डेवलपमेंट हुआ नहीं था, लेकिन हम जैसे 7th में आए, 8th में आए, और यहाँ पर 10th में आए, तो 10th में 95% बना ली, है ना। तो ये मेंटल डेवलपमेंट हुआ कि नहीं? और भाई 5वीं क्लास में अपनी फोटो देख लेना, है ना, नाक वगैरह सब निकली रहेगी, और आज की फोटो देखना, तो हम लोगों में, हाँ, तो हम लोगों में क्या डेवलपमेंट हुआ कि नहीं? हमने अपनी बॉडी को भी डेवलप कर लिया, है ना। पता चला कि अच्छा अगर इसको और कंपेयर करना तो अपनी आधार कार्ड की फोटो देख लेना और अभी की फोटो देख लेना, तो दोनों में कंपेयर करके देखना कि हम पहले अच्छे थे कि आज अच्छे हैं, है ना। तो यही सारा होता है, मतलब हमारा डेवलपमेंट होता है। तो
तो ये डेवलपमेंट कब होता है, जब हम एडोलसेंस से आपका मतलब जो प्री कंडीशंस रहती है इससे अपन पोस्ट कंडीशन में बढ़ते हैं, मतलब जैसे जैसे हम बढ़ते हैं तो हमारी बॉडी का डेवलपमेंट होता है। इसके बाद देखते हैं बेटा कि इट इज अकम्प्लिश्ड बाय द सेवरल बायोलॉजिकल एंड बिहेवियर चेंज। इसके एडोलसेंस में हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, है ना, बायोलॉजिकल भी और बिहेवियर भी। भाई हमने अपनी बॉडी को असर बायोलॉजिकल कैसा, भाई जब हम छोटे थे तो मम्मी बोलती नहा लो, 5 दिन तक नहीं नहाते थे, है ना, क्योंकि ये बायोलॉजिकल। लेकिन आज हम अपने आप को भाई अपन क्या करते हैं, अपने आप को हाइजीनिक बनाते कि नहीं, साफ सफाई से रहते कि नहीं, क्योंकि हमको मम्मी नहीं सिखाती, हम अपने आप सीख रहे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर चेंजेस आया। तो यही हो जाएगा आपका बायोलॉजिकल एंड बिहेवियर चेंजेस। एंड क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा, उत्सुकता। अगर किसी ने ड्रग ले ली तो हमको भी, उसने कहा कि यार एक बार सिगरेट पी ले, कुछ नहीं होता है, तो हम जानेंगे यार एक बार लेके देखते कि वास्तव में कुछ होता है कि नहीं, जानने की इच्छा। जैसे कि सपोज अपनी ट्रिप जाएगी, अपनी महेश्वर जाएगी, तो जो बच्चे नहीं गए तो उनको इच्छा रहेगी यार चलो वहाँ पर क्या क्या होता है ना, जानने की इच्छा रहेगी, है ना। अच्छा, इच्छा तो हर चीज की हो सकती है भाई। अभी इसके बाद मुझे, मैंने आपको बता दिया सपोज कि मैंने आपको मलेरिया पढ़ा दिया, अब तो बहुत सारे बच्चे जिनने मलेरिया नहीं पढ़ा, तो आपकी जानने की इच्छा रहेगी यार मलेरिया क्या बताया सर ने, आपकी यही तो इच्छा है। तो इच्छाएं तो हर तरह की हो सकती है। क्यूरियोसिटी मतलब इच्छाएं जागृत होना, तो ये कब होती है आपकी एडोलसेंस में। लेकिन हमको क्या करना सर, मलेरिया के एड्स भी पढ़ा दो, है ना, तो पहले नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कि क्यूरियोसिटी एंड नीड फॉर एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट, हमको उसके एडवांटेज के बारे में एक्साइटमेंट होती है। एंड एक्सपेरिमेंटल एंड मोटिव यंगस्टर टुवर्ड्स ड्रग एंड अल्कोहल यूजेस। लेकिन यहाँ पर अपन ये सारी एक्साइटमेंट किसकी आ रही, सपोज अगर कोई पर्सन वो ड्रग्स लेता है और उसका दोस्त है, उसने कहा कि भाई मैं तो रोज सिगरेट पीता हूँ, मुझको तो कुछ नहीं होता। सर ने बताया कि सिगरेट पीने से एम्फाइसीमा होता है, अरे मैं तो 10 साल से पी रहा हूँ कुछ भी नहीं हुआ। तो वो सर ये बोलेंगे कि बेटा फल तो मिलता है लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है, तो फल सभी को मिलेगा धीरे धीरे आपके। जैसे बहुत सारे लोगों का कहना है कि सर हम तो 10-20 साल से शराब पी रहे हैं, आप तो बोलते हैं लिवर सिरोसिस हो जाता है, लेकिन हमको तो कुछ भी नहीं हुआ। अरे तो बेटा सब्र रखो, फल मिलेगा लेकिन थोड़ा सा टाइम, ऐसा फल मिलेगा कि एक ही बार में अटैक आ जाएगा और चले जाओगे, है ना। तो कम ना, मतलब ये नहीं सोचना कि भाई हमने अगर ड्रग्स को लेना स्टार्ट करते हमारी बॉडी सब सही छोड़े ना, हमारी बॉडी अंदर ही अंदर क्या हो रही भाई, खोखली होती चली जाती है। तो ये इसका रीजन रहता है। तो कहीं ना कहीं इसमें हमको जानने, अच्छा इसमें अपन किसकी जानने की इच्छा कर, ड्रग्स और अल्कोहल। हमने शराब कभी पी नहीं, लेकिन उसको जानने की इच्छा रहेगी भाई एक नशा चढ़ता है कि नहीं, नशे पर चढ़ गई। उसके बाद क्या एक्सपेरिमेंट करना है भाई, एक ही बार पीना है, तो मोटिवेट कर देते हैं वो लोग हमको कि पियो, है ना। अगर आप नहीं पीते तो आप हो ही नहीं, है ना। तो ये सारा क्या करता है, अपन को एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो अपन क्या करते हैं इसको टेक करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर देखा देखो वही बात आगे जो मैं आपको बताना चाह रहा था, देखा ना। First use may be out of curiosity, but later use escape from stress and pressure and to excel in academic and preparation, and that is school. तो उसने ये कहा, हाँ प्रेशर था, तो उसने ये कहा है कि पहले तो हमने ये ड्रग कभी नहीं ली, शराब कभी नहीं ली, पहले किसी ने हमको पिला दिया तो हमने उसको मतलब एक्साइटमेंट की तरह ले लिया। लेकिन अब हम दूसरी बार क्या करेंगे भाई, उसको अगर हमको प्रेशर हुआ, टेंशन हुआ। अच्छा टेंशन, देखो टेंशन की बात करें तो जैसे बोलते हैं ना कि विदाउट वाटर वी आर नॉट सर्वाइव इन आवर लाइफ, बिना पानी के हम जिंदा रह सकते क्या, नहीं। तो ऐसे टेंशन भी हमारी लाइफ का एक पार्ट है। टेंशन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड विदाउट टेंशन वी आर नॉट सफरिंग फ्रॉम लाइफ। मतलब ये कि बिना टेंशन के हम जिंदा है ही नहीं। आज हर इंसान को टेंशन है, जैसे कि भाई आप लोग सर हमको क्या, अरे आपको टेंशन नहीं, अभी एग्जाम आने वाले टेंशन है कि नहीं, घर पर जाओगे मम्मी को बताओगे टेंशन, है ना। तो ये तरह तरह की टेंशन, भाई एकेडमिक टेंशन हो जाएगी, आपको पीयर प्रेशर की टेंशन हो जाएगी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की टेंशन हो जाएगी, शादी के बाद टेंशन होगी, सभी टेंशन ही तो टेंशन है। शादी में पता चला बच्चों की टेंशन, है ना, तो सारी टेंशन है। तो कहते हैं कि किसी को भी, हाँ मुझे भी टेंशन हो सकता है, मतलब वही तो बोला भाई इससे कोई भी छूटा नहीं है, सभी को टेंशन रहती है, हर किसी इंसान को टेंशन है। तो जैसे कि हमारी लाइफ एक पार्टी होता है, टेंशन विदाउट टेंशन वी आर नॉट प्रॉपरली लाइफ, है ना, कि टेंशन बिना लाइफ है ही नहीं अपनी, हर इंसान की जिंदगी में एक टेंशन होती है। तो उसने यही बताया कि पहले जब हमने शराब ली तो टेंशन नहीं था, हमने उसको एंजॉयमेंट की तरह लिया, लेकिन जब हमको टेंशन हुआ, है ना, हमारी गर्लफ्रेंड हमको छोड़ के चली गई, तो हमने क्या किया, शराब पीना स्टार्ट कर दिया, गम, है ना, गम में लेने आगे ना, स्ट्रेस। भाई उसने क्या किया था, अगर उसकी बात करें सुशांत सुसाइड किया था ना, तो उसने उसको डिप्रेशन ही तो था भाई, उसको टेंशन थी,
उसके बाद उसने सुसाइड, तो टेंशन के बाद फिर हम सुसाइड भी करने लगते बेटा, है ना। क्योंकि अगर व्यक्ति के पास फिर कोई या तो वो ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देगा, तो ये इसका कारण है, क्योंकि पहले उसने कभी ड्रग्स के बारे में सुना ही नहीं, तो वो नहीं लेगा। लेकिन उसने पहले तो उसके दोस्तों ने पिला दी कि ये तो अमृत है भाई, है ना, पियो। तो ऐसे ही फिर वो स्ट्रेस में और प्रेशर में उसको लेना स्टार्ट कर देगा और कूल रहेगा। एंड टेलीविजन, अच्छा ये कैसे, तो इनको प्रमोट कौन करता है भाई, अगर हमारे ये दोस्त लोग रहेंगे तब तो वो प्रमोट कर देंगे, वो भी टेलीविजन का काम करते एक प्रकार से। अगर वो नहीं रहेंगे तो अपन क्या टेलीविजन में देखेंगे, मूवीज में देखेंगे, है ना। जैसे कि अब एक मूवीज आई थी वो उसकी एक एमबीबीएस पर बेस्ड थी, वो उस मूवी का नाम क्या था, कबीर सिंह में, है ना। तो उसने कितनी शराब, उसने पूरी मूवी में शराब किया, जबकि डॉक्टर था वो, है ना। तो कबीर सिंह मतलब उसने उस मूवी से जो एमबीबीएस वाले डॉक्टर हैं वो पक्का उसने प्रोत्साहन दिया होगा, है ना। और वैसे डॉक्टर पीते ही है ना। तो ये इसका, तो यहाँ पर मूवीज, न्यूज़पेपर, एंटरटेनमेंट प्रमोट दिस परसेप्शन, तो कहीं ना कहीं ये भी क्या करते हैं भाई, हमारे अंदर परसेप्शन को बढ़ाते हैं, हमारे अंदर इच्छाओं को बढ़ाते हैं कि हमको भी एक बार लेना चाहिए। इसीलिए तो इंसान बोलता है कि भाई अगर जिंदगी में तुमने कुछ नहीं किया तो कुछ भी तेरा जीवन व्यर्थ है। तो ये इच्छाएं होती है कि हमको ये करना चाहिए, कि क्या होता है इसमें। फिर क्या है, unstable and unsupportive family structure and peer pressure also promote and drug and alcohol abuse। अब उसने ये भी कहा कि सपोज दैट अगर हमारी फैमिली अनसपोर्टेबल है, हमारी फैमिली हमको बहुत ज्यादा डांटती है, बहुत ज्यादा मारती है, चिल्लाती है, तो भी हम कहीं ना कहीं गलत ट्रैक पर चले जाते हैं। हमारी फैमिली को हमसे मतलब नहीं रखता, हम पता चला 9 बजे घर पे आ रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं कहाँ से आ गया, तो भी कहीं ना कहीं बच्चा कहाँ पर बैठा 9 o'clock तक, है ना। तो हमारी फैमिली का प्रेशर, पता चला मम्मी ने डांट दिया, हम दोस्तों के साथ चले गए, आवारागर्दी करने लगे, तो कहीं ना कहीं ये भी हमको क्या करती है भाई, प्रमोट करती है और शराब या एडिक्ट की तरफ ले जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये, है ना। तो इसके बाद अपन एक और लास्ट टॉपिक, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इसके बाद आपका चैप्टर हो जाएगा फिनिश। तो इसमें देखेंगे अपन एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। अब हमको एडिक्शन हो गया, है ना, लत लग गई, और उस पर हम क्या हो गए भाई, डिपेंड हो गए। लत लग गई और डिपेंड, है ना। तो लत कैसे लगी उसको देखते हैं अपन। तो एडिक्शन की बात करें, एडिक्शन क्या होता है इसको देखते हैं। एडिक्शन, तो बिकॉज ऑफ परसीव्ड बेनिफिट drugs are frequently used repeatedly that lead to physiological attachment of certain effects like euphoria, temporary feelings of well-being। मतलब जब भी हमारी बॉडी में हमने इन केमिकल को लिया, और हमारी बॉडी के जो केमिकल्स रहते हैं, इन केमिकल्स की वजह से हमारी बॉडी क्या होती है भाई, एक प्रकार से आपके जो बॉडी फंक्शन होते हैं वो एबनॉर्मल हो जाते हैं, और जब भी एबनॉर्मल हो जाएंगे तो उसकी वजह से जब हमने केमिकल को लिया तो हमारी बॉडी यूफोरिया कंडीशन प्रोवाइड करेगी। सर यूफोरिया का मतलब होता है कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, और जब हमारी ये कंडीशन आ जाएगी तो हम समझ जाएंगे कि हमको लत लग जाती है। भाई शराब की लत कैसे लगती है, एक व्यक्ति ने शराब पी तो उसको रोज शराब पीना होता है, तो उसी को हम बोलते हैं लत लग जाना। तो एडिक्शन क्या है, मतलब इसमें हमको ड्रग्स लेते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, इसको हम रिपीटेडली लेते रहते हैं, तो उसी को अपन क्या होते हैं, एडिक्शन, ये लत लग जाना। अब इसके बाद जब हमको लत लग जाती है तो उस पर हम डिपेंड हो जाते हैं, है ना। सर डिपेंडेंस का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हमने क्या कि सपोज दैट हमने एक बार शराब पी, जब एक बार हमने शराब को इंटेक किया तो दूसरी बार हमारी लत नहीं थी, लेकिन हमने क्या किया उसके, अच्छा जब हमने एक बार शराब को पिया तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में रिसेप्टर बन जाते हैं, और रिसेप्टर बनेंगे तो रिसेप्टर क्या करेंगे, केमिकल को रिलीज करेंगे, और ये केमिकल क्या करेंगे, आपको ड्रग या शराब लेने की हैबिट्स को लाएंगे। तो जैसे ही जैसे रिसेप्टर आपके केमिकल रिलीज हुए तो हमको दोबारा से शराब लेना पड़ेगी, फिर तीसरी बार लेना पड़ेगी, और ऐसे ऐसे उस पर हम डिपेंड। अच्छा इसमें डोज भी बढ़ती है, डोज बढ़ती है इसमें। पहले तो एक यहाँ पर छोटी सी बीकर अपन लेते थे, उसमें ही अपन संतोष हो जाते थे, लेकिन इसके बाद थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, ये बड़ा कर देंगे, ऐसे ऐसे धीरे धीरे पूरी बोतल की टंकी खोलने लगेंगे, है ना। तो ये इसका रीजन है, इसमें डिपेंडेंस बन जाती है। तो लिखा डिपेंडेंस, आ गया कोई। डिपेंडेंस का मतलब होता है कि अपनी क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा के लेना, है ना, उसके साइज को थोड़ा सा बढ़ा के लेना, तो उसी को बोलते हैं। तो लिखा भी है, इट इज अ टेंडेंसी टू द बॉडी manifest of the characteristic of the unpleasant withdrawal syndrome। unpleasant withdrawal syndrome का मतलब होता है कि ऐसे सिंड्रोम जिसमें हम खुश नहीं रहते हैं, उसी को बोलते हैं unpleasant withdrawal syndrome। सर कैसे खुश नहीं रहते हैं भाई, अब
हम तो पता चला कि जो शराबी है 5 लोग बैठे हैं, तो एक की हैबिट में है कि वो एक पूरी बोतल पी जाता है। अब उसके बाद वो शराबी अब एक बोतल पूरे 5 लोग लाए, अब एक बोतल में से सभी लोगों ने डिवाइड किया, वो जो अमृत आता है ना, उसको डिवाइड कर दिया। अब धीरे धीरे उन्होंने पीना स्टार्ट किया, तो जो जिसने पी नहीं तो वो तो संतुष्ट हो जाएगा, लेकिन जो पूरी बोतल खुद ही चाहिए थी उसको इतना सा दे रहे, क्या वो संतुष्ट होगा क्या? मतलब उसी को बोलते हैं अनप्लीजेंट विथड्रॉवल सिंड्रोम, मतलब उससे वो संतुष्ट नहीं हुआ। तो ये भी एक बीमारी है। जैसे कि हम लोग संतुष्ट नहीं रहते, मम्मी ने आपको चाय दे दी छोटे से कप में, ये लो हमको छोटा सा चाय, मतलब इसमें चाय, मतलब हम संतुष्ट नहीं है। अब तो ये भी हमारी एक आदत है, करते हैं कि नहीं? बड़े भैया को आपने इतना ज्यादा क्यों दे दिया, है ना, होता कि नहीं? तो ये भी आपको एक बीमारी है। कौन सी? अनप्लीजेंट विथड्रॉवल सिंड्रोम, मतलब हम अपने आप से खुश नहीं है, हमारी आत्मा बोले कि वो और चाहिए, है ना। दोपहर में गए रसगुल्ले पर, जब गए रसगुल्ले फिनिश हो गए तो हमारी आत्मा क्या हो गई? संतुष्ट नहीं हुई, हमको रसगुल्ले क्यों नहीं मिले? तो यही होता है अनप्लीजेंट विथड्रॉवल सिंड्रोम, समझ रहे हैं ना? तो ये होता है। तो उसी को बोलते बेटा कि आगे ना ये डिपेंडेंस, मतलब हमारे अंदर अनप्लीजेंट विथड्रॉवल सिंड्रोम होता है। देखा ना कि इफ रेगुलर डोज ऑफ ड्रग, अगर हम ड्रग की डोज को रोज लेते रहें तो एब्रप्टली डिसकंटिन्यूअसली एंड एडिक्शन ड्राइव पीपल टू टेक ड्रग इवन व्हेन इट्स बिकम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। तो उसने कहा कि जब इसको हम रोज लेते हैं तो हमारी बॉडी इसके रोज देते रहती है, और एक समय ऐसा जाएगा कि हमारी बॉडी की सेल्स को क्या करेगा? नष्ट करेगा। तो हमारी आदतें बढ़ती जाती है ना, उसी को बोला। फिर विथ रिपीटेड आ गया कि बार बार लेना, तो डिपेंडेंसी में क्या आएगा? विथ रिपीटेड एंड यूज ऑफ ड्रग टॉलरेंस लेवल रिसेप्टर ऑफ इंक्रीज। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है कि उसके हमारे अंदर जो रिसेप्टर होते हैं बढ़ जाते हैं, और टॉलरेंस का मतलब होता है कि हम बार बार उसको लेने लगते हैं, तो उसी को बोलते हैं टॉलरेंस करना, है ना। जैसे कि आप भी टॉलरेंस करते हो, कभी कभार कोई टीचर आया आपको डांट के चला गया, है ना, तो आप रोज देखते रहते हैं, रोज डांटता है, लेकिन क्या करें? टॉलरेंस तो कर रहा है कि नहीं? तो ये हो जाएगा। फिर इसके बाद रिसेप्टर रिस्पॉन्ड ओनली हायर डोजेस ऑफ ड्रग लीडिंग टू द ग्रेटर इंटेक। तो आ गया ना कि जो रिसेप्टर रहते हैं तो ये हायर डोज को लेना स्टार्ट करते हैं, मतलब हमारी बॉडी में जो रिसेप्टर है, अब अपन ने छोटे से अमाउंट को ड्रग को लिया तो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इनको क्या चाहिए? हायर डोजेस। मैंने आपसे क्या कहा था? अगर आपने एक बार शराब पी, फिर आपकी बॉडी आपको शराब पिलवाएगी, अब वो जो रिसेप्टर है, यही तो इसमें आ गया कि जो हमारे लिखा है इसमें कि रिसेप्टर रिस्पॉन्ड ओनली हायर डोज। भाई हमने एक बोतल शराब पीना स्टार्ट कर दिया, अब हम थोड़ी सी बोतल एक बीकर में शराब पिएंगे, तो हम तो ठीक है, हमारी बॉडी के रिसेप्टर आपको संतुष्ट नहीं करेंगे, बोलेंगे हमको हायर डोज चाहिए। तो हम अपने लिए नहीं पीते हैं, फिर किसके लिए पीते हैं? रिसेप्टर के लिए, क्योंकि हमको तो ठीक है लेकिन हमारे रिसेप्टर को हायर डोज चाहिए, है ना। हमको मम्मी ने कम चाय तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा, अरे हमारे अंदर जो बैठा है रिसेप्टर वो भी संतुष्टि नहीं है, वो बोलते और चाय लाओ, है ना। तो यही संतुष्टि नहीं है हमको, तो यही इसका रीजन है। तो ऐसे ही अपने ड्रग्स को देख लिया कि हमारे रिसेप्टर हाई डोज ड्रग को लेना पसंद करते हैं। फिर होता है इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल यूजर्स। अब हम जो ड्रग लेते हैं, जो अल्कोहल पीते हैं, तो इसका हमारी बॉडी में क्या क्या इफेक्ट पड़ता है उसको देखते हैं। तो अगर हम बात करें रेकलेस बिहेवियर, है ना, रेकलेस बिहेवियर का मतलब होता है चिड़चिड़ापन, हमारी बॉडी का बिहेवियर चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो हम ड्रग्स लेने से चिड़चिड़ापन, वॉन्डरिज्म मतलब इसमें लॉस ऑफ हेयर इन आवर हेड, तो हमारी बॉडी से हेयर भी गायब होने लगते हैं। वायोलेंस एंड डिप्रेशन, अगर हम वायलेंस की बात करें तो हम हिंसा करने लगते हैं। डिप्रेशन की बात करें तो हम डिप्रेस हो जाते हैं। एंड फैटिक, फैटिक की बात करें तो हमको दिन भर थकावट रहेगी, हम फैटिक रहेंगे, थके थके रहेंगे। एंड ड्रॉप ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस, और इसकी वजह से हम एकेडमिक परफॉर्मेंस को छोड़ देंगे। जैसे कि आपने देखो बहुत सारे बच्चे हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारे। तो अब हम बात करते हैं कि ड्रॉप ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस, मतलब इससे हमारा एकेडमिक परफॉर्मेंस घटता है। सपोज हम ड्रग लेना स्टार्ट कर दिए और ठीक है, ड्रॉप ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस का मतलब ये होता है बेटा कि सपोज दैट अगर हम इस एज में हैं, अभी आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस है, भाई आप पढ़ने वाले बच्चे हो, एकेडमिक में आए हो, एजुकेशन ले रहे हो, और अगर हमने ड्रग्स लेना स्टार्ट कर दिया तो हमारा ये एकेडमिक परफॉर्मेंस है ये घटता जाएगा। भाई हम पढ़ाई में मन नहीं लगेगा आपका। अगर आप ड्रग्स लेना स्टार्ट कर दो, शराब पीना स्टार्ट कर दो, स्मोकिंग करना स्टार्ट कर दो, तो आपको मन लगेगा ही नहीं, डेफिनेटली बोलता हूँ, है ना। तो इसका रीजन यही है कि भाई अगर बच्चे इस टाइम पे कुछ ऐसे अनवांटेड क्रिएशन कर रहे हैं तो उनका मन फिर हट जाता है, पढ़ाई से हट जाता है। तो इसका रीजन यही रहता है ना। तो देखा ना, ड्रॉप ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस। फिर आता है कि वार्निंग साइंस, जब हमको ये
बीमारी होती है तो इसमें वार्निंग साइंस है क्या कहते हैं, तो उसको अपन देखने वाले हैं। जैसे कि इसमें आ गया पहला कि अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस फ्रॉम स्कूल एंड कॉलेज, मतलब हम क्या करते हैं बिना किसी कारण के स्कूल और कॉलेज को बंक करना स्टार्ट कर देते हैं। भाई कारण कुछ भी नहीं, तो मम्मी से तो बोल दिया कि हम स्कूल जा रहे हैं, है ना, लेकिन बंक कर दिया अपन ने, जाएंगे स्कूल नहीं, अपन आवारा गर्दी करने लगेंगे, दोस्तों के साथ जाएंगे, शराब पीना स्टार्ट कर देंगे, तो इसी का बोलते हैं अपन। इसका कारण क्या है कि वार्निंग साइन अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस ऑफ फ्रॉम स्कूल एंड कॉलेज। फिर दूसरा क्या है पुअर पर्सनल हाइजीन, विथड्रॉवल एंड आइसोलेशन। हम पुअर पर्सनल अपने आप की साफ सफाई को करना बंद कर देंगे। जो ड्रग्स लेता है तो उसको साफ सफाई से कुछ मतलब नहीं रहता, पता चला घर में इतना कचरा उसमें नहीं लेटा है। और दूसरी बात ये तो वो नहाता वगैरह भी नहीं है, क्योंकि उसको अपनी पर्सनल हाइजीन से कोई मतलब नहीं है, उसको तो बस ड्रग्स चाहिए बस। अच्छा ऐसे ही लोग पता है क्या करते हैं, जो लोग नहाते नहीं तो परफ्यूम वगैरह रखे रहते हैं, तो उनका परफ्यूम में ही काम हो जाता है ना, ताकि सामने वाले को लगे हाँ यार नहाता है बंदा, है ना। तो ये विथड्रॉवल एंड आइसोलेशन, ये अपने आप को क्या कर लेगा भाई, आइसोलेट कर लेगा। इसका काम ये रहेगा, स्कूल गया, स्कूल से जाएगा अपने कमरे में बंद, और उसके बाद खाना पीना खाया, उसके बाद स्कूल से आए, मतलब अपने आप को आइसोलेट कर लेना। उसको मम्मी से मतलब ना पापा जी से मतलब किसी से मतलब नहीं रहेगा, वो अपने आप को क्या कर लेगा बेटा, आइसोलेट कर लेगा। फिर दूसरा क्या है एग्रेसिव एंड रिलीजियस बिहेवियर, और उसका जो बिहेवियर थोड़ा सा अलग हो जाएगा, मतलब ये सबके साथ बैठेगा नहीं, इसको थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ जाएगा, रेकलेस बिहेवियर एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ हॉबी, इसकी कोई हॉबी भी नहीं रहेगी, इसकी हॉबी गायब हो जाएगी। किसी जैसे भी पता चला कि लड़की ड्रग्स ले रही है और किसी उसकी बड़ी सिस्टर ने कहा कि दीदी मुझे मेहंदी लगा दो, तो बोले कि नहीं हटाओ यहाँ से ले जाओ, क्योंकि उसकी हॉबी गायब हो, पहले वो अच्छी इंटरेस्टेड थी लेकिन अब उसकी हॉबी क्या हो जाएगी भाई, गायब हो जाएगी, है ना। तो ऐसे बड़े बच्चे भी रहते हैं, छोटे बच्चे को हम भी बोलते हैं कि छोटे बच्चे को पढ़ा दो, लेकिन वो नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि उनकी हॉबी गायब होती जाती है। तो हर चीज में किसी चीज में उनका मन नहीं रहेगा। लगा ना चेंज इन स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिट, उनके स्लीपिंग सोने की आदत को और खाने की आदत भी चेंज हो जाएंगे। पता चला कि वो 3-4 बजे तक तो सोते ही हैं, है ना, और सुबह उठेंगे 12 से 2 बजे के बीच में, अब खाना सुबह का तो खाना खा ही नहीं पाएगा वो, है ना। तो उनकी सोने की हैबिट और खाने की हैबिट ये दोनों ही क्या देंगे, चेंज हो जाएंगे। फिर उसके बाद सोने की हैबिट में ये भी चेंज हो गई है, फ्लक्चुएशन वेट लॉस एंड एपेटाइट, और अगर हम बात करें उसका वेट भी घटता जाएगा, मतलब वो कमजोर होता जाएगा, है ना। एपेटाइट तो क्या होता, भूख ना लगना, है ना, इसी को बोलते हैं एपेटाइट। तो ये भूख नहीं लगेगी, उसको कमजोर होता जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आपका डिटेरियोरेशन ऑफ रिलेशनशिप विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो इस मतलब ये फैमिली और फ्रेंड के साथ बिल्कुल अलग व्यवहार करेगा, इनको कोई मतलब नहीं रहेगा। पता चला कि मामा का लड़का है वो 15 साल में आया, तो भाई उनसे मिलना चाहिए कि नहीं, लेकिन ये बोलेगा ही नहीं उससे, मतलब इसका व्यवहार थोड़ा सा अलग हो गया, इसको कोई मतलब नहीं, अरे कोई भी आ जाए, है ना, इसको कोई मतलब नहीं रहेगा, ये तो अपनी मस्ती में मस्त रहता है। फिर हाई डोजेस लीड टू कोमा, अगर किसी व्यक्ति ने ज्यादा डोज लेना स्टार्ट कर दिया तो वो कहां पर चला जाएगा, कोमा में चला जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर। क्योंकि डेथ कैसे, रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से, हार्ट फेलियर की वजह से, और दूसरा है सेरिब्रल हेमरेज, हमारा जो ब्रेन रहता है ना, इसमें क्लॉटिंग हो जाती है, रक्त का थक्का जम जाता है, तो इसकी वजह से भी क्या हो जाता है भाई, पर्सन की डेथ हो जाती है, तो इसका कारण रहेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा भाई, क्रॉनिक यूज ऑफ ड्रग्स अल्कोहल डैमेज नर्वस सिस्टम एंड लिवर। उसने कहा कि जब हम इसका बार-बार यूज करते जाएंगे, क्रॉनिक एक तो होती है इनिशियल कंडीशन, एक क्रॉनिक कंडीशन होती है, तो जब हम इसका बार-बार यूज करते जाएंगे तो एक समय ऐसा जाएगा कि हमको क्या हो जाएगा भाई, नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर, हमारा नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर हो जाएगा, मतलब लिवर सिरोसिस, इसमें हमारा लिवर का बढ़ जाना, लिवर अच्छे से काम नहीं करेगा। और नर्वस डिसऑर्डर का मतलब होता है कि आपके जो मैसेज हैं, पता चला कि हमको किसी ने चींटी ने काटा, तो मैसेज लेके जाएगा ब्रेन तक, और ब्रेन पता चलेगा कि चींटी ने काटा, अरे इसको कुछ भी कर दो इसको पता नहीं चलेगा। पता चला कि गाड़ी के सामने आ गया, ये बहुत सारे ऐसे होते हैं, ट्रेन के सामने आ जाते हैं बहुत सारे लोग, तो उनकी गलती नहीं है। आप बोलोगे यार कैसे चल रहा है, तेरे को ट्रेन दिखाए, अरे उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो पर्सन ट्रेन के सामने आया या तो एक जानबूझकर आया और ये बिना अनजाने में, क्योंकि उसके पर्सन का जो ये सिस्टम ये काम करना बंद कर देता है, तो भाई ट्रेन आवाज तो दे रही है लेकिन ये सिग्नल उसके ब्रेन तक पहुंच रहा है क्या, नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि आपका मैंने रीजन बता दिया ना कि ड्रग और अल्कोहल की वजह से डैमेज नर्वस सिस्टम, मतलब नर्वस सिस्टम क्या हो गया आपका डैमेज, तो ये सेंसेशन जाएगा ही नहीं, वो नहीं जाएगा तो उसको पता ट्रेन के डबल ट्रेन भी है तो उसको पता नहीं चलेगा, है ना। तो ये इसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका रीजन यही रहता है। फिर दूसरी बात ये कि
यहाँ पर यूज ऑफ ड्रग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एडवर्सली अफेक्ट द फीटस। तो जो महिलाएं ड्रग लेती हैं बच्चियों के लिए, है ना, तो एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी अगर हम ड्रग को अचीव करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा बच्चा रहेगा तो उसमें इसका साइड इफेक्ट जाएगा। और देख लेना अगर अपन ने प्रेगनेंसी में ड्रग को स्टार्ट किया तो बच्चा इतना शराबी निकलेगा कि आपका नाम रोशन पक्का करेगा, है ना, तो ये हो जाएगा इसका। तो सम फॉर रीचिंग इम्प्लीकेशंस। अब इसमें कुछ इम्प्लीकेशंस क्या है कि जब हम ड्रग्स की लत लग जाती है तो हम क्या करना स्टार्ट कर देते हैं। देखो इसमें तो पहला आ गया कि अबाउट मिड टर्न टू स्टीलिंग, है ना, तो जिसको ड्रग्स की लत लग जाती है भाई, अब उसको ड्रग्स की लत लग गई है और फैमिली से उसको लिमिटेड पैसे मिल रहे हैं। सपोज ऐसा हम लोग करते हैं जैसे कि कोई बाहर पढ़ रहा है और उसको घर वालों से ओनली 5,000 रुपये पर मंथ मिलते हैं, 10,000 मान लिया, और उसके ड्रग्स से भाई 10,000 में जो खाना पीना उसको ड्रग्स भी चाहिए तो उसका 5,000 एक्स्ट्रा खर्चा है, तो आपको चोरी करना स्टार्ट कर देता, अड़ोस पड़ोस दोस्त यारों की, तो स्टीलिंग इसी को बोलते हैं चोरी करना। तो ये चोरी किसने करवाई, ड्रग्स ने, है ना, लत ने, देखा ना, मेड टर्न टू स्टीलिंग, चोरी करना स्टार्ट कर देगा। एंड एडिक्ट बिकम द कॉज ऑफ मेंटल फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंटायर फैमिली एंड फ्रेंड। और इसकी वजह से जिसको ये लत लगी वो तो मेंटल फाइनेंशियल सब कुछ स्ट्रेस में रहेगा, लेकिन इसकी वजह से उसके जो फैमिली वाले हैं और जो फ्रेंड रहेंगे तो वो भी उसके। अच्छा, फ्रेंड भी दो तरह के होते हैं, एक तो फ्रेंड वह होता है कि जो आपका सच्चा फ्रेंड होता है, वो आपका हितैषी होता है, वो आपको बिगाड़ना नहीं चाहता है, और एक वैसे फ्रेंड होते हैं जो आपको बिगाड़ना चाहते हैं। तो ऐसे फ्रेंड की संगत करो जो आपके हितैषी हो, जो आपका हित चाहते हो। अगर आप गलत कर देते हो तो वो टीचर को बता देता है, आपके फैमिली को बता देता है, तो ऐसे फ्रेंड की संगत करो। इसकी वजह से क्या होगा, हम कभी बिगड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारे दोस्त का हमको बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बेटा। अगर एक अच्छा दोस्त मिल जाए तो आपकी जिंदगी बना भी देता है, और अगर आपको एक खराब दोस्त मिल जाए तो आपकी जिंदगी बिगाड़ देता है। तो यही टाइम रहता है कि इसमें हमको अच्छे दोस्त को पहचानना है। अगर अच्छा दोस्त मिल गया तो उसकी संगत करो, तो आप देखना बेटा आपका मन नहीं रहेगा, लेकिन वो यहाँ पर आएगा, बोलेगा ये पढ़ो, उसको आपको वो खुद करवाएगा, तो आपकी भी हैबिट में आ जाएगा। और एक बुरा दोस्त मिल गया तो बोलेगा नहीं कुछ नहीं करना यार, देख लेंगे सर, टेस्ट नंबर ही तो कमाएंगे, क्या होना होता है, लेकिन ये गलत। तो ऐसे अपन को अच्छे दोस्त की संगत करें जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। उसके बाद देखते हैं तो विथड्रॉवल सिंड्रोम की बात करें तो एक ड्रग इज एब्रप्टली डिसकंटिन्यूड सिम्पटम इनपुट। उसने कहा कि भाई विथड्रॉवल सिंड्रोम कब होता है, हम रोज ड्रग ले रहे हैं, हम रोज शराब पी रहे हैं, लेकिन अगर हमने एक दिन शराब पीना बंद कर दिया तो हमको ये सिम्टम्स आएंगे। कौन कौन से, देखो हम रोज शराब ले रहे हैं लेकिन एक दिन हमने शराब लेना बंद कर दिया तो क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, हमको एंजाइटी, चिंता हो जाएगी, यार शराब नहीं पी जाए, चिंता हो जाएगी, है ना, फिर नौजिया और कहीं आएगी, इस सेकनेस, हमारे हाथ कपेंगे, है ना, यार हमको शराब, फिर स्वेटिंग, पसीना भी आएगा, है ना। दूसरी बात ये इन सीवियर केसेस कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, पर्सन नीड टू मेडिकल सुपरविजन। तो ये सारे सिम्टम्स आएंगे उसको, अगर वो रोज ड्रग्स का आदी है और उसको एक दिन ड्रग्स ना मिले तो ये सारे सिम्टम्स आ जाएंगे। तो यही तो विथड्रॉवल सिंड्रोम है। ऐसे सिंड्रोम जब हम किसी चीज को कंटिन्यू करते हैं लेकिन किसी दिन छोड़ देते हैं तो उस टाइम पर जो सिंड्रोम हमको अपीयर होता है उसको बोलते हैं अपन विथड्रॉवल सिंड्रोम। तो ये आपको नजर आएंगे। फिर उसके बाद अब लास्ट टॉपिक है आपका कि इसको प्रिवेंशन करना है, इसको कंट्रोल करना है। तो बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब रोकथाम ही बचाव का सही उपचार है। तो हमको इसको रोकना है, तो कैसे रोकेंगे उसकी बात करते हैं। देखो तो लिखा भी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, रोकथाम ही सही बचाव है ना। तो अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर। अब इसमें अपन ये 4-5 प्रेशर पड़ेंगे। तो अगर हमको ड्रग्स की लत को छोड़ना है तो मैंने लत के कारण बता दिया, भाई प्रेशर में आके अपन लग गई है, तो हमको क्या करना है कि जो आपके पीयर प्रेशर है ना, तो पीयर प्रेशर को अवॉइड करना है। सर पीयर प्रेशर क्या होता है, हमारे दोस्तों का प्रेशर, है ना, दोस्तों का प्रेशर, उसी को बोलते हैं पीयर प्रेशर। सहपाठी का प्रेशर, तो उसी को बोलते हैं पीयर प्रेशर। देखो तो ऑन चाइल्ड रिलेटेड स्टडी, स्पोर्ट एंड अदर एक्टिविटी। सपोज यार हम स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, सामने वाले ने चौका छक्का लगा दिया, हमने क्यों नहीं लगा पाया, हमको एक प्रेशर जनरेट हुआ। सामने वाले की 90% बन गई, हमारी 80, हमारी क्यों बनी, मतलब ये कि हमारे घर वाले भी हमको कहीं ना कहीं इस पे प्रेशर में डाल देते हैं कि भाई सलमान जी का लड़का तो 90% लाया और तू गधी है, कुछ भी नहीं लाई, है ना। मतलब ये कि कहीं ना कहीं हमको पीयर प्रेशर डालते हैं, या तो दोस्तों के द्वारा प्रेशर, या मित्रों सहपाठियों के द्वारा, या फिर हमारी फैमिली, है ना।
तो ये कहीं ना कहीं हमको प्रेशर, तो हमको ऐसे प्रेशर से बचना चाहिए। अगर बच्चा, अच्छा देखो क्या होता है कि जब बच्चा फेल हो जाता है, अच्छा उसको बाद में बता रहा हूँ, ठीक है तो हो जाएगा। फिर एजुकेशनल एंड काउंसलिंग, हमको एजुकेशनल और काउंसलिंग भी करवाना चाहिए ऐसे बच्चों की। कैसे? क्योंकि चैनलाइज एनर्जी ऑफ चाइल्ड इनटू हेल्दी पीसमेंट लाइक स्पोर्ट, योगा, रीडिंग एंड म्यूजिक। तो अगर हमको बच्चे को हेल्दी रखना है और ड्रग्स की लत से दूर रखना है, तो हमको उसको रोज बोलना चाहिए कि भाई तू 5 बजे उठ और 5 बजे उठ के क्या कर, योगा कर, या फिर तू सुबह से क्रिकेट खेलने चला जा, स्पोर्ट्स, या फिर तू उसको पढ़ाई करना स्टार्ट कर दे, या फिर म्यूजिक, है ना। तो म्यूजिक ऐसा नहीं कि सुबह से ही म्यूजिक में लग गए, है ना। तो म्यूजिक भी जरूरी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि म्यूजिक से भी हमको एक सुख शांति मिलती है। देख लेना आप सुबह से अच्छे धार्मिक गाना सुनना क्या आपको रंगा होता है ना। तो म्यूजिक भी सुनो, ऐसा नहीं कि मुन्नी बदनाम हुई पता चला सुबह से ही तो ये नहीं, है ना। तो ये हो जाएगा, है ना, सुबह से ही लगा लिया, है ना। तो भाई उसका इफेक्ट तो आएगा कि नहीं। तो भाई हमको सुबह से हनुमान चालीसा लगा देना है ना, धार्मिक गाना लगाना, कितना अच्छा इफेक्ट आएगा, और इनके लगाने से हमको इफेक्ट आता है। अच्छा एक और बात बेटा, एक बार क्या हुआ था, एक मैंने उसमें देखा था, एक एम्स में एक सर्जरी हुई थी एक डॉक्टर की, डॉक्टर ने की थी एक सर्जरी, तो उसकी सर्जरी होनी थी और उसके यहाँ पर ब्रेन का एक एरिया था और उसकी मेमोरी वाला एरिया, तो मेमोरी की सर्जरी करना था। तो उसने ये कहा था कि अगर हम सर्जरी करेंगे और अगर हम बोलेंगे नहीं तो आपकी ब्रोकास्ट जो आवाज है वो जा सकती है हमेशा के लिए। तो उसने कहा कि भाई बोलना पड़ेगा और सर्जरी भी चलती रहेगी, उसने बोलना पड़ेगा। तो उसने पता है क्या बोला था, उसने जब तक उसकी सर्जरी चली थी उसने हनुमान चालीसा बोलना स्टार्ट कर दिया, जय हनुमान ज्ञान सागर जय जगदीश, ये पूरा बोलता रहा। हाँ उसने जो डॉक्टर ने ये कहा था कि अगर तू बोलेगा नहीं तो तेरी ये मेमोरी लॉस ऑफ मेमोरी हो सकती है। तो डॉक्टर ने कहा तू कुछ ना कुछ बोलते रहना। तो सर्जरी चल रही थी तो वो बोलता रहा था। तो उसके दौरान फिर उसकी सर्जरी क्या हुई, सक्सेस हुई थी, है ना। तो हमको ये जो आपकी हनुमान चालीसा है ना, गायत्री मंत्र, इनमें इतनी शक्ति होती है कि बहुत ज्यादा, इनको बोलकर तो देखो आपकी जिंदगी ना बदल जाए तो कहना, है ना। तो ये होता, तो रोज इसलिए कहते हैं कि रोज हनुमान चालीसा पढ़ा करो, है ना, रोज सुबह से आराधना किया करो, जिसको भगवान को आप मानते हो उनकी आराधना करके आया करो। तो कहीं ना कहीं हमको सुख शांति मिलता है इनसे, है ना, हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है इससे, है ना। तो ये किया करो, पूजा पाठ थोड़ा सा किया करो। हाँ अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद क्या है, सॉर्ट आउट प्रॉब्लम बाय सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर। तो अगर हमको पेरेंट्स से या पीयर से जो कुछ भी हमको प्रॉब्लम आई है तो इसको क्या करना चाहिए, जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करना चाहिए। मतलब इन प्रॉब्लम्स को अपन को क्या करना चाहिए, जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करना चाहिए। जैसे कि भाई पेरेंट्स ने कुछ प्रेशर दे दिया, कुछ प्रेशर हमारे फ्रेंड लोगों ने दे दिया, तो अच्छा ये फ्रेंड लोग भी बहुत प्रेशर देते हैं, है ना। पता चला कि आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आए, ये बोल देंगे फोन पे कि आपके तो 0 नंबर आए, तो आप तो उस दिन अच्छा ये भले ही मजा आए लेकिन आपको तो प्रेशर जनरेट हुआ कि नहीं। तो आप सोचते रहोगे यार हमने तो इतना अच्छा लगा था, सबने 0 नंबर कैसे दिए, मतलब आपके अंदर ये प्रेशर जनरेट हो गया। तो हमको ऐसे प्रेशर से अवॉइड होना चाहिए, बचना चाहिए, ऐसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहिए जल्दी से जल्दी, है ना। अगर उसने भले ही आपसे मजाक किया कि आपके 0 नंबर आए, लेकिन वो आधा घंटे बाद आपको बोल भी दे यार आपके तो हाईएस्ट नंबर आए, तो आप उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर चुके होते, वरना हम दिन भर उसी में डूबे रहते हैं। हमें पता चला सर आप भी स्टार्ट कर दिया, सर ने 0 नंबर कैसे दिए, है ना। फिर क्या है, लुकिंग फॉर डेंजर साइन। अब दूसरा बात है, इसमें हमको डेंजर साइन नजर आते हैं, किसमें, इसमें। तो डेंजर साइन देखते हैं, अलर्ट पेरेंट्स एंड टीचर, क्लोज फ्रेंड नीड टू लुक फॉर आइडेंटिफाइंग डेंजर साइन ऑफ द सब्सटेंस, drug, alcohol and abuse, appropriate measure for that be required diagnosis that malady and underlying cause। उसने कहा कि सपोज दैट अगर टीचर है, अगर पेरेंट्स है, या फिर अगर उसका दोस्त है और अगर बच्चों में डेंजर साइन नजर आते हैं, उसको अलर्ट होना चाहिए। अलर्ट कहे तो उसके अगेंस्ट उसको एक्शन लेना चाहिए। जैसे कि टीचर है, भाई टीचर के सामने अगर तू यहाँ पर कुछ अननेसेसरी काम कर रही हो तो मैं तो डांटता ही हूँ, भाई क्या कर रहा तू, मतलब मैं अलर्ट हूँ आपको पढ़ाने के लिए कि भाई मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप बात कर रहे हो, तो मैं अलर्ट हूँ, मैं अपना काम अच्छे से। जैसे कि आप शराब पी के और पापा जी के सामने निकल जाओ, क्या होता है आपका हाल, है ना। तो वो अलर्ट क्या हो तो हाइपर होते हैं, है ना, कि लाओ इसको एक स्टिक लाओ बड़ी सी, है ना, वो पूरा लाल सफेद हो जाता है ना। तो ये तो मतलब पेरेंट्स भी हमारे अलर्ट होना चाहिए। और दोस्तों की बात करें तो दोस्त भाई दोस्त मार तो सकते नहीं, लेकिन उनको अलर्ट, वो घर से चुपके से फोन लगा लेंगे कि आप शर्मा जी आपका बेटा वहाँ पर बैठा है ना, तो वहाँ पर टेक कर रहा है सर आपको, वो फोन लगा लेंगे, तो वो भी तो अलर्ट है ना। तो दोस्त भी अलर्टनेस का काम करते हैं।
फिर उसके बाद क्या करते हैं भाई, प्रॉपर रिमीडियल स्टेप एंड ट्रीटमेंट शुड बी टेकन seeking professional and medicinal help in the form of highly qualified physiologist and psychiatrist and de-addiction and rehabilitation program, and this will be totally relieve and the individuals from these evils. evils का मतलब होता है कि जो एक बुरी चीज उसके अंदर आई है, बुराइयां आई हैं, तो इसको अगर जैसे कोई पर्सन है उसके अंदर ये बैड हैबिट्स आ गई, तो हमको या तो उसको अच्छे डॉक्टर के पास दिखवाना चाहिए, अच्छा जो एक साइकियाट्रिस्ट होता है, जो मानसिक जो मेंटली जो डॉक्टर होता है, जो मस्तिष्क रोग का विशेषज्ञ होता है, उसके पास जाना चाहिए। तो उनके लिए अपन को अच्छा ट्रीटमेंट कराना चाहिए, प्रॉपर्ली इलाज कराना चाहिए, ताकि हम उस चीज को क्या कर सके, उसको जो समस्या आई उसको क्या करेंगे भाई, ओवरकम कर सके, है ना। फिर उसके बाद क्या है, तो फिर क्या है, यूज ऑफ ड्रग इवन वंस कैन or runner off to addiction and pull the user in a vicious circle and leading the their regular use and aversion। उसने कहा कि हम क्या करते भाई, once can आगे ना, हम ड्रग को लेते तो एक बार नहीं, लेकिन इसकी वजह से जब हम एक बार लिया तो हमारी बॉडी में रिसेप्टर बन जाते हैं, और रिसेप्टर क्या करते हैं, इनका टॉलरेंस लेवल बढ़ जाता है और बार बार ड्रग को लेने की एक एबिलिटी रखते हैं। तो ये सारे ड्रग्स हो गई। तो ड्रग्स के अपन ने साइड इफेक्ट भी पढ़ लिए, उसके कॉमन इसके सिम्टम्स क्या हुए वो भी पढ़ लिए, इसकी वजह से हमको क्या क्या इफेक्ट हुए वो भी पढ़ लिए। कहते हैं कि ड्रग्स हम लेते हैं, ड्रग्स एक पर्सन ने लिया, लेकिन ड्रग्स की वजह से पूरी फैमिली उससे क्या कर रही है भाई, सफर कर रही है। तो इसलिए बोलते हैं इंग्लिश में कि ड्रग्स टेक अ वन पर्सन एंड दूस पर्सन टेक ऑफ ड्रग्स बट सफर ऑफ ऑल फैमिली ड्यूरिंग द टेक ऑफ ड्रग्स ऑफ दूस पर्सन। मतलब उस पर्सन ने ड्रग को तो लिया, तो उसको तो ड्रग को ले रहा, लेकिन उसकी वजह से सारी फैमिली वाले परेशान होते हैं, उसके दोस्त परेशान होते हैं। तो इसीलिए देखो आपने कितने ड्रग्स के साइड इफेक्ट देखे भाई। इसकी वजह से हमने चोरी करना स्टार्ट कर दिया, इसकी वजह से हमने अपने घर वालों से दूर होना स्टार्ट कर दिया, इसकी वजह से हमने टीचर से बात करना बंद कर दिया, इसकी वजह से हमने दोस्तों से, मतलब इसकी वजह से हमारी हॉबी भी चली गई। मतलब कितने सारे साइड इफेक्ट आए करते हैं। तो क्या हमको ड्रग्स लेना चाहिए कि लाइफ में? कभी नहीं लेना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसकी लत बेटा कभी मत लगाना, क्योंकि इसकी लत अगर लग गई ना आपकी, तो इससे नर्वस सिस्टम भी डैमेज होता है, CNS भी डैमेज हो जाएगा, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं हम डेथ की ओर जाते हैं, कोमा में चले जाते। पढ़ा कि नहीं, कितने सारे फैक्टर देख लिए। तो अगर हम ड्रग्स लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम कोमा में भी चले जाते हैं। तो ये ड्रग का कारण है। तो आई थिंक आपको पूरा ये ड्रग वाला चैप्टर समझ में आ गया होगा। सभी को समझ में आया कि नहीं? थैंक यू सो मच।